अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन के बाद से इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ी हलचल। हुकूमत को बड़ा अपसेट हुआ जबकि हफीज़ शेख हारे और यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार थे वो जीते। लेकिन हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी ये बनाई है कि वज़ीर आज़म अब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं कौमी असम्बली से। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या वो लोग जिन्होंने वज़ीर आज़म पर या इस हुकूमत पर एतमाद ना करते हुए, हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए अपोजिशन के कैंडिडेट को सेनेट में वोट दिया था, क्या वो वज़ीर आज़म पर एतमाद करके वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देंगे? दूसरी तरफ अपोजिशन की हकीकत अमली भी इस हवाले से सामने आ चुकी है और अपोजिशन ने कौमी असम्बली के इस इजलास का बायकॉट करने का फैसला कर लिया गया है। क्या ये बायकॉट का फैसला सियासी तौर पर अपोजिशन के लिए नुकसानदेह होगा या फिर फायदेमंद हो सकता है? अहम सवाल है, आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। साथ साथ बात करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ इस सब का जिम्मेदार हुकूमत की जानिब से, वजीर आजम सब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इसका जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसको अफसोसनाक करार दिया और इस पर अफसोस का इजहार किया। क्या सेनेट के इलेक्शन शफाफ तरीके से नहीं हुए? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि क्या अब कल के बाद क्या सियासी जो हलचल है वो उसमें कमी आएगी या मजीद लगता है कि अब उसका रुख चेंज हो सकता है? बिलावल साहब ने पंजाब की तरफ इशारा दिया है कि पंजाब में कोई नई तब्दीली आ सकती है और यहाँ पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। तो क्या अब अगर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो फिर ऑपोजिशन का नेक्स्ट टारगेट जो है वो पंजाब होगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कमर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है इलियास मजीद शेख साहब ने, बिजनेसमैन है, तज्जियाकार हैं। इलियास मजीद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्टूडियो तशरीफ आवरी का। प्रोग्राम का आगाज़ में कमर दिलशाद साहब आपसे करना चाहूँगी। कमर दिलशाद साहब, ये बताइएगा, सेनेट का इलेक्शन हो गया, हुकूमत को बड़ा अपसेट हुआ और आप इससे पहले कह चुके थे कि अगर हुकूमत को अपसेट होता है, हुकूमत का कैंडिडेट हफीज़ शेख अगर हार जाए तो वज़ीर आज़म को सबसे पहले एतमाद का वोट लेना चाहिए और वज़ीर आज़म को ये समरी मूव करनी चाहिए, और ऐसा ही हुआ और वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट हासिल हो सकेगा? देखो जी, असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कल कौम से ख़िताब करते हुए एक गैर मामूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर जो शदीद तनकीद का जो भरपूर हमला किया, वो उनकी पसपाई का एक इंतहाई मायूस कन जो था वो रवैया था। अपनी सारी गलतियों और कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े एक आइनी इदारे पर हमला किया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान महाजराई, कशमकश, तनाव को दूर करना चाहता था। बहुत बड़ा एक्शन वो ले सकता था, उनके पास आइनी और कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इंतहाई दोस्ताना माहौल में अपना एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए महज दुख इजतराब पर ही इक्तफा किया। अब बहरहाल लेकिन हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस इंतहाई दोस्ताना माहौल को और मज़ीद ख़राब करने के लिए उन्होंने इस पर मज़ीद अटैक कर दिया है। अगर ये अटैक जारी रहा तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 के तहत उनको नाहिल करार दे सकता है। इस लिहाज से उनके बेपनाह इख्तियारात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बज़ाहिर उनको बड़े इख्तियारात की तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा, आपके पास तो हमसे भी ज़्यादा इख्तियारात हैं। हमारे पास अगर आइन का आर्टिकल 190 है जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के इदारे उनके मामलत के लिए, उनके हुक्म मानने के लिए मजबूर हैं, इख्तियार दिया हुआ है आइन के आर्टिकल 190 के तहत, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 220 के तहत बेपनाह इख्तियारात हैं, वो बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हैं। अगर वो ये महसूस करेंगे कि हमारे इदारे पर मसलसल अटैक हो रहा है, हमारी तज़लील हो रही है, तज़हीक हो रही है, तो वो फिर आर्टिकल 220 के तहत मुल्क के सबसे बड़े जो है इदारे को इदारे के कोई नोटिस भी ला सकते हैं कि जो हमारे इदारे की इज़्ज़त बचाएं।
तो इसलिए जिस तरह के सैयद सज्जाद अली शाह ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, नवाज शरीफ के बार बार अटैक होने पर उन्होंने नवंबर 97 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल करामत जहांगीर को ख़त लिख दिया था। और बहरहाल जनरल जहांगीर करामत ने हालात को कंट्रोल करने के लिए उस ख़त को डिफेंस मिनिस्ट्री भेज दिया और सज्जाद अली शाह को मुस्तफ़ी होना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर ये इलेक्शन कमीशन है, इनके पास बेपनाह इख्तियारात भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज़ाहिर है उनको आइन के आर्टिकल 209 का भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इस तमाम चीज़ को देखते हुए हमें ये महसूस हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी गलतियाँ कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए जो उनके 15-16 अरकान ने ज़ाहिर है उनसे नाराज़गी का इज़हार किया और वोट जो है उनके हक़ में ही डाला। इवन शहरयार अफरीदी ने बहानाबाजी की कि जी मैं दस्तखत करके बाहर आ गया। तो इस तरह और बहुत से लोग हैं, 15-16 लोग हैं, लेकिन बहरहाल उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने सारी जो है अपनी कोताहियाँ वो डाल दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को थोड़ा सा हमें गुजारिश जी जब बताइए आप। जी कमर दिल शाह साहब, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। जी मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की और हुकूमत की अपनी कोताहियाँ थी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दी है। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आप कमेंट करें कि क्या जो सेनेट के इलेक्शन में हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई उसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कोताहियाँ शामिल थी, या फिर जो इल्ज़ाम वो दे रहे हैं, धांधली कह रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल कह रहे हैं, ये सब अनासर उसमें कार फरमा थे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए बात यह है कि ये तो सबको मालूम है कि पीटीआई के अंदर ये इलेक्टेड और अनइलेक्टेड और फिर नजरियाती और ये जो बाहर के लोग आए हैं इमरान खान के इर्द गिर्द, तो वो एक कंटिन्यूस टसल और टेंशन वो तो हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हो सकता है कि उनके लोग जो है कुछ नाखुश भी हों हफीज शेख साहब को इस्लामाबाद से जो उन्होंने नॉमिनेट किया सेनेट की सीट के लिए। लेकिन मैं मोहतरम कंवर दिलशाद साहब से मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगा इन द सेंस कि देखें वो कह रहे हैं बार बार, और ठीक है आइन के तहत बड़े इख्तियारात हैं अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो खुदारा पाकिस्तान के अवाम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने इख्तियारात हैं तो फिर जब रात को वो वीडियो स्कैंडल सामने आया था तो क्यों नहीं बर वक्त कार्रवाई की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के अवाम बड़े सेंसिटिव है, जब उनको कोई एक चीज फिजिकली सबूत के तौर पर उनके सामने आ जाए कि यहाँ वोट बिक रहे हैं, यहाँ पे लोग बिक रहे हैं, यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और जब पीटीआई के लोग भागे भागे रात को जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के दफ्तर में, तो वहां पे कुंडी लगी, ताले लगे वहां पे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं होता मोहतरम इलेक्शन कमिश्नर साहब की जगह, तो मैं उस वक्त फौरन नोटिस लेता, दफ्तर खुलवाता और वहां पे क्विक इमरजेंट मीटिंग होती, इंक्वायरी का ऑर्डर करते और कहते कि कल ठीक है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, लेकिन कोई खुदा का हुक्म वो नहीं है। आइन में भी अमेंडमेंट हो सकती है, आइन भी एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन जो है वो भी कवानीन है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इलेक्शन अनाउंस हो चुका है 24 घंटे पहले अगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो ऑपोजिशन फिर ये सवाल उठाती है कि ये बायस्ड हो गया जी। ताकि जब पूरी कौम ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, तो सब ये कह रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो, एग्जीक्यूटिव के लोग हो, जिधर भी लोग हो, कि भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कराने हैं, तो लिहाजा वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे, वो क्यों चुप करके बैठे हुए हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम में वो बातें नहीं कर सकता जो मेरे तक पहुंच रही है, ये जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा है कि अगर आपके पास शवाहिद है आप इलेक्शन कमीशन में अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। सर ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम दे फीलिंग लेट डाउन कि भाई वी आर लुकिंग टुवर्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी उनको एक राय दी है, आला तरीन अदारा है, कि जनाब आप ये कर ले तो ओपन बैलेटिंग की पिच चले, बात खत्म होगी, जरूरत नहीं है, आप सीक्रेट बैलेटिंग में ये थोड़ी अमेंडमेंट कर ले। टाइम मेरे ख्याल में टाइम की वजह से नहीं हो सकता।
आईनी विल होती तो इलेक्शन कमीशन को वो कर देना चाहिए था, अच्छा, ताकि ये सारी बाद में जो हंगामा रही हुई ये ना होती। अच्छा, चल ब्रिगेडियर साहब, मैं इसके ऊपर चाहूंगी कि कुंवर दिलशाद साहब भी इसमें ऐड कर दें, लेकिन इलियास मजीद शेख साहब, आप ये बताइए, आप कारोबारी शख्सियत भी हैं, जो कुछ है जिस तरह से पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कारोबारी शख्सियात पैसे सेनेट में पहुंचने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप समझते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे अवाम जो है वो अवाम के लिए फैसले करेंगे? आलिया शबीर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ज़ीरो है। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोगों ने पैसे लिए हों, कोई हो सकता है कि अपने ज़मीर की बात भी दे रहा हो, जो कि पीटीआई के जितने इस वक्त एमपी एमएनए हैं अपने हलकों में जो परफॉर्मेंस की वजह से शर्मिंदगी फील कर रहे हैं, जो हकीकत है। मैं जो दिलशाद कमर साहब ने बात की है कि जो पीटीआई जो इनका एक एलानिया था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, आज उसी प्राइम मिनिस्टर साहब उसी इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आलिया शबीर साहबा बताएं कि कौन सा इदारा मजबूत हुआ है इस गवर्नमेंट आने से, कौन सी हम बेहतरी की तरफ गए हैं? कोई एक पॉइंट दे दें कि मुल्क हमारा कहाँ खरा, हम रिवर्स लग गए, या ये दावे ना करते। अवाम ने हमारी ने इनको दिल खोल कर वोट दिए या नहीं दिए वो बहस नहीं है। मसला ये है कि जब इनका एक ही नारा था कि हम अदारों को मजबूत करेंगे, फिर क्या इनका राइट बनता है अदारों को तनकीद बनाने का? क्या इनकी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू से कि ब्रिगेडियर साहब ही कह रहे हैं जी रातों रात मीटिंग हो जाए। भाई ये मीटिंग, मुझे ये बताएं कि कौन सा दायरा इस वक्त ठीक चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का ठीक है क्या मुल्क में क्या इस वक्त जो हालात थे पहले उससे भी बदतर हो गए हैं? ये उस पार्टी के हुए जिसे नारा लगाया था कि मैं दायरे मजबूत करूंगी, क्या उसने मजबूत किए? क्या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ? क्या मुल्क में डेवलपमेंट हुई? क्या आप 12 करोड़ की आबादी का एक ऐसे बंदे को वज़ीर आला बना देते हैं जो तकरीर भी नहीं कर सकता, जो अपने आप को ऑर्डर नहीं दे सकता, 10 बंदों को कन्विंस नहीं कर सकता, आपने 12 करोड़ उसके हवाले कर दिया। देखें, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि हमारे मुल्क का अगर एक मसला हल हो जाए ना, हमारे मुल्क रात दुगनी और कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मैं बोलता हूं कि हर काम, जब ये एक पीटीआई का एक ही काम था हम मेरिट करेंगे, क्या कहाँ मेरिट नजर आया कभी? मैं कहता हूं कि पीटीआई को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए और बेहतरी करनी चाहिए और अपनी हार मारनी चाहिए, बजाय इसके हमने इलेक्शन कमीशन को फुटबॉल बना दिया, हमने उसके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। लेकिन मैं देख रहा हूं यही हाल, अगर यही हाल ऑपोजिशन के बारे में होता, अगर ऑपोजिशन को शिकस्त होती तो ऑपोजिशन भी सेम इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जामात की बुझार कर रही होती, वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होती, वो भी नतीजे को एक्सेप्ट नहीं करती। आलिया शबीर साहबा, इलेक्शन कमीशन को अपनी पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। हम देखें वो मजबूत है दारा, हमने तो मजाक बना लिया, अपनी मर्जी का फैसला ना आए तो हम उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। इसी के ऊपर मैं चाहूंगी कुंवर दिलशाद साहब, यहाँ पर सिर्फ इमरान खान साहब या हुकूमत की बात नहीं है कि जिनके खिलाफ फैसला आ गया या उनके हक में नहीं आया, उनकी हार हो गई तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। हमने देखा है कि ऑपोजिशन इससे पहले एक जलसा कर चुकी है, एहतजाज कर चुकी है इलेक्शन कमीशन के बाहर, और फॉरेन फंडिंग केस में और 2008 के इलेक्शन के जो धांधली है उसमें, उस वक्त तो ये सब कहते कि ये आरटीएस सिस्टम बैठ गए हैं, आज ये फैसले को मान रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए। ये फैसला जिसके भी खिलाफ आएगा वो ही ऐसे बोलेगा, वो ही ऐसे इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाएगा। ये बदकिस्मती से मुल्क जी जी कुंवर दिलशाद साहब, देखें, मैं इसमें गुजारिश करूं, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही है तो वो मैं उनकी इल्म के लिए, उनके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं कह दूं कि जब फहद चौधरी साहब अपने 2-4 मुजरा के साथ इलेक्शन कमीशन जाने का दावा कर रहे थे और उन्होंने तमाम मीडिया पर ये कहा कि इलेक्शन के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, तो उसी वक्त 5 मिनट के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ऐलान जारी किया कि फहद चौधरी झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, ये नहीं इलेक्शन कमीशन में आया। इलेक्शन कमीशन खुला हुआ है, डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, हमारा जो मॉनिटरिंग सेल वो 24 घंटे काम कर रहा है और फहद चौधरी के झूठ पर हम मजम्मत करते हैं। इसके बाद फहद चौधरी गायब हो गए।
ठीक है जी, बात ये मैं बताऊं, ये तो हकीकत आ गई। उसी वक्त 5 मिनट के अच्छा, बाद उस वीडियो के इलेक्शन ऊपर कमीशन अगर ने कुंवर अपना दिलशाह जारी कर साहब, दिया। आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और आपके दौर में अगर ऐसा हुआ होता और इस किस्म की वीडियो आती और इलेक्शन सुबह होना होता तो आप क्या कोई एक्शन लेते और किस किस्म का इस वीडियो के ऊपर एक्शन हो सकता था जिसमें पैसे का जिक्र नहीं था? तो वीडियो देखो जी, बात ये वीडियो तो चलती रहती है, वीडियो भी चली, ऑडियो भी चली। पेशावर की वीडियो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिलीज़ की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वीडियो देने की बजाय वो पार्लिमानी कमेटी बैठा दी जिसके फाज तौरी साहब चेयरमैन थे। आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। हमने बार बार अपने तमाम तबसरों में, कॉलम में ये लिखा कि जनाब वो वीडियो था पेशावर वाला स्कैंडल 3 साल पुराना, वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सरकारी तौर पर बतौर रेफर भिजवाते ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी इख्तियार के खिलाफ उस पर कार्रवाई करता, लेकिन नहीं भेजी उन्होंने। अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ साथ चले कि ये जो वीडियो आई, ये बात ठीक है, अली हैदर गिलानी ने बड़ा गलत काम किया, लेकिन बहरहाल ये था कि उसके बाद तरीक़ाकार होता है ना जी। अब उन्होंने 2 मार्च को रात को वो वीडियो दे दी, सुबह 3 मार्च को इलेक्शन हो रहा है, तो हम अब होते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वो FI के हवाले करते रहे, फराजिंग को रिपोर्ट मंगवाते, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जालियाँ भी बहुत चल रही है आजकल हर आदमी आपके जेब में कैमरे में रखते हैं अपनी जाली सोशल मीडिया पर चलाने के लिए अपने वीडियो। ये तमाम चीज़ें जो है उस पर इलेक्शन कमीशन ने FIA से इंक्वायरी करवानी थी ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। आइन के आर्टिकल 220 के तहत उन्होंने इमीडिएटली FIA के DG को कहना था भाई आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद एक्शन होता। अब 11 मार्च को इंक्वायरी हो रही है, लेकिन अब आप इसके साथ ये देखें कि लियाकत जतोई ने इल्ज़ाम लगाया, उसको भी तलब कर लिया। इसी तरह जो बाकी जितने मामलात हो रहे हैं वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन एक तरीक़ेकार है, इंक्वायरी होती है। ब्रिगेडियर साहब भी आर्मी में रहे हैं, उन्हें भी पता है, वो बाकायदा वो नैब के भी रहे हैं DG, उन्हें भी पता है अभी इंक्वायरियाँ कैसी होती हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंक्वायरियाँ करने को देर लग जाती है, लेकिन उसके साथ साथ रिजल्ट आने में कुछ ना कुछ कोताही हो जाती है। लेकिन जहाँ तक ये है मामला, ये बहरहाल उसने अली हैदर गिलानी ने बड़ा गलत काम किया। उसके खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, 3 साल की सजा भी हो सकती है। ये सारे मामला तो मौजूद हैं, बेनिफिशियरी वो बन गए, बेनिफिशियरी बन गए, उनके वालिद साहब को वोट मिल गए, तो वो बेनिफिशियरी तो वो हुए। तो क्या इलेक्शन कमीशन अगर उस वीडियो के मुताबिक वीडियो में जो कुछ हुआ वो गलत है, तो जो फिर इलेक्शन हुआ वो ठीक है? वो तो फिर बात आगे तक जाएगी ना, फिर तो पेशावर की वीडियो भी जाएगी ना। पेशावर की वीडियो में जो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात हैं ना उसके जिनके नाम आ रहे हैं, तो वो भी आगे तक बात जाएगी। यहाँ भी अगर इलेक्शन कमीशन का आगे तक बात लेके जाएगा तो बिल्कुल जा सकता है, अफेक्ट हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, कोई आसमानी फरिश्ते तो नहीं है वो। सब ये कहा जाता है कि ये सिर्फ हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन सब एक सा ही सबका पॉलिटिकल जो स्टांस भी है, एक्शन भी है, सबका एक ही है। इस पे मैं बात करूंगा, पे एक शामिल करनी है ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि सैनेटरी इलेक्शन के बाद से जो सियासी हलचल है और वजीर आजम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं कल, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए और जिस तरह से इलेक्शन हुए, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कुंवर दिलशाह से बात करें, और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, 2008 के इलेक्शन की भी मौजूद हैं। अगर इसी इलेक्शन की बात कर ली जाए तो अब्दुल कादिर साहब बलोचिस्तान से कैसे जीत के, पहले उनको टिकट दिया, फिर उसके बाद टिकट लेके इंडिपेंडेंट वोट उन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, ये भी एक सवाल है। फिर चौधरी सरवर साहब थे, उनको वोट कैसे मिल गए? जब सादिक संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट के लिए था तो उनको जो वोट देने वाले थे वो कौन थे जिन्होंने उनको वोट दे दिए? तो ये सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जब अपनी बारी आती है तो इल्जाम दूसरे के ऊपर, लेकिन जब बेनिफिशियरी खुद होते हैं तो फिर सब कहते हैं सब अच्छा है। देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये देर नॉट बॉदर्ड कि कौन बेनिफिशियरी, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी है, किसी भी पार्टी के लोग हों, कोई भी केस हो, जो अभी आप जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होगी, इन लोगों को आप बेनकाब नहीं करेंगे, इन लोगों के खिलाफ FIA इंटेलिजेंस ब्यूरो की तहकीकात नहीं होंगी। अच्छी बात है 11 मार्च की डेट आ गई ये वीडियो वाले केस में। ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन, अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें लोग फिर ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, लोगों को दे हैव कम डाउन हार्ड, लोग पनिश हुए, लोग डिस्क्वालीफाई हुए।
ताकि लोग मुतमईन हों कि जनाब हाँ यहाँ पे डिसिप्लिन जो है, इलेक्शन डिसिप्लिन एनफोर्स हो रहा है, इलेक्शन कानून अगर वायलेट हो रहे हैं तो एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान which has come down and come down very hard. लोग तो खुश होंगे। ये ब्रिगेडियर साहब, आने वाले जो इलेक्शन है, अब चेयरमैन ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर मुझे एक क्वेश्चन अभी हाल ही में 2023 की जनरल हाल ही की एग्जांपल हमारे सामने, जनाब ये इलेक्शन एक इदारा है जो अपनी रिट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल अभी हाल ही में हुआ है NA 75 में, आप देखें क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन की किसी ने नहीं सुनी, पंजाब हुकूमत ने किस तरह से उनके साथ सलूक किया वो आपने देखा। फिर उसके बाद अभी दोबारा से इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हुकूमत ने उसको चैलेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो बेनिफिशरी है वो सब अच्छा है, जहाँ पर आपको पॉलिटिकल नुकसान हुआ है वहाँ पे आप उस इदारे के खिलाफ भी हैं और आप कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। देखें, जब डस्का की बात आती है फिर लोगों में बहुत इस्तेराब पाया गया कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन हुई पंजाब गवर्नमेंट के साथ, क्यों नहीं इदारों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जिनका काम है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, गड़बड़ ना होने दें। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट गई है तो ठीक, अब तो लीगल बैटल शुरू हो गई, तो लेट द कोर्ट डिसाइड, जहां पे भी वो गए हैं ठीक है, वहां पे जो फैसला होगा। लेकिन फिर जाहिर है कि एक इदारे का काम है तो उसको करने देना, उसने दोबारा इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो आप आए फिर आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी प्रोएक्टिव, उनको प्रीएम्प्ट करना ये तमाम चीजें कि जनाब माजी में ये चीजें होती रही हैं, लोग बंदूकें लेके आते रहे हैं, पोलिंग स्टाफ को धमकाते रहे हैं, बैलेट पेपर जो है वो चोरी होता है, बैग चोरी हो जाते हैं। तो क्या इंतजाम थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो कि आईनी इदारा है? कौन है माइकल लाल जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के खिलाफ जा सकता है? किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने रिट को इन्फोर्स तो करें ना भाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी, जब यही सवाल था जी। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि जब इदारे अपनी रिट इन्फोर्स करते हैं तो जो बेनिफिशरी होता है वो तो वाह वाह कहता है और जिसको नुकसान होता है वो उसके अगेंस्ट बोलता है। ये प्रैक्टिस ऑपोजिशन की भी ऐसे ही है और हुकूमत की भी ऐसे ही है। देखें, हुकूमत के पास होती पावर, वज़ीरों को या वज़ीर आज़म को कम से कम तनकीद नहीं करनी चाहिए, उनको हौसला करना चाहिए, उनको थोड़ा सा गो एड देना चाहिए इलेक्शन कमीशनों को कि वो अपनी पूरी छानबीन करे जो उसका हक बनता है। और आपके बहुत अच्छी एक बात है कि रातों रात कैसे उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान को हटाया गया था, पैसे का कैसे इस्तेमाल हुआ था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब हम जीत जाते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो गवर्नमेंट पास पावर है, अगर यहाँ कोई मसला मसाइल है तो उसको बेहतर किया जाए। और गवर्नमेंट भी अगर दायरे को बदनाम करना शुरू कर देगी तो फिर दायरे कहाँ जाएंगे। और इसके ऊपर बिल्कुल जो देखें, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही काम किया, जो आइन कहता है उसने उसे मुताबिक किया है। मैं कहता हूँ आप 18वीं ऐनी तरमीम का जो ऊपर छड़ी लटकी हुई है वो हटा दें। इनकी जो परफॉर्मेंस है तो वो होने के बाद फिर वोटिंग कर ले, देखिएगा कि सारे वोट किधर जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर लीडर बन जाता है, लीडर बनता है। परफॉर्मेंस के ऊपर आदमी अपने जो साथी होते हैं वो बगावत नहीं करते। वो जब परफॉर्मेंस ही इनकी जीरो है तो फिर इनके अपने साथी ही कुछ ज़मीर वाले होंगे ना, कुछ बोलने वाले होंगे ना, जो मल्ले में जाते होंगे ये ना। ये ज़मीर जो है कल भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे हफीज शेख साहब की तरह हुआ, या फिर कुछ और हो सकता है? मैंने जो बात की है ना, मैंने बात की है कि देखिए जरूरी नहीं कि सबने पैसे लिए हों। नहीं, ठीक है, पैसे नहीं लिए, ज़मीर की आवाज हो सकती है, लेकिन ज़मीर की आवाज कल भी जागेगी। बिल्कुल देखिए, मैं कहता हूँ 18वीं और वो क्या इमरान खान साहब के हक में होगी? देखिए, नाहली की एक जो 18वीं ऐनी तरमीम की छड़ी है वो हटा दे, आप देखिएगा कैसे बगावत होती है। लोग तो डरे हुए हैं कि हम नाहल हो जाएंगे। आप देखें, इस वक्त मेरी अपनी उम्र में मैंने इतनी, जो गवर्नमेंट इतना बड़ा दावा करके आई हो कि हम ये करेंगे, हम इंसाफ लेके आएंगे, हम दारों को मजबूत करेंगे, तो क्या किया? इनकी रिट है कहाँ? क्या कानून कहाँ रिट है? क्या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ? क्या बिजनेसमैन को तोहफत मिला? क्या पहले इनडोर रिश्वत थी, अब ओपन डोर रिश्वत हो गई? हर जगह माफिया बैठा हुआ है। आप एक एफआईआर दर्ज करा के दिखा दें, बगैर पैसे दिए हो ही नहीं सकती। आप कहते हैं कि ये पोजीशन वाम, तो इस वक्त जिस तरीके से एमपीए एमएनए हम देखते हैं सपोर्टर को है, जो पीटीआई के सपोर्टर थे, मुंह छुपाते फिरते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। आपको चाहिए पीटीआई को जो कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। देखिए हमारी कमजोरी कहाँ है।
फिर देखिएगा लोग भागने बजाय आपके साथ जुड़ेंगे, भागेंगे नहीं। हम हकीकत के ऊपर आए, उसके ऊपर आंखों में खौफ बजाय इसके भागे। शेख साहब ये कमेंट कर दीजिएगा कि आप वजीर आजम साहब कल एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? आपने आईनी तरमीम जो है 18वीं वो खत्म करें, फिर लेना वोट। कितने ठीक है, जो मुझे मुखालिफ वोट देगा वो भी मुझे कबूल है, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, अपने दिल की आवाज दें। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कौम से खिताब में ये कहा है कि मेरे सामने कहें, अगर इख्तिलाफ है तो आप हैंड्स अप करें। तो ठीक है ना, ये कह दें, ठीक है, ये कह दें कि अगर कोई मेरे खिलाफ आएगा हम 18वीं आईनी तरमीम को नाहिल करार नहीं देंगे। ये तो सियासी बयान है ना। हाँ। तो इसके बारे क्या आप लोग दे देंगे? लोग कैसे? राइट, कुंवर दिलशाद साहब, इलियास शेख साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम की तलवार लटक रही है, नाहिली का डर है, इसलिए कल हो सकता है कि ज़मीर ना जागे क्योंकि शो ऑफ हैंड है। अगर सीक्रेट होता तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ होता, और 18वीं तरमीम ना होती तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। आप क्या कहेंगे? ये सीक्रेट करके देख लेना, फिर आए ना चैलेंज, आए फिर देख ले। जी कुंवर दिलशाद साहब जी, बात गुजारिश ये है कि आइन का आर्टिकल 63 जो है हमारा 13 जी, और उसमें ज़ाहिर लिखा हुआ है कि भाई उसमें आपने ऐसा मौका आ जाए। लेकिन ये जो मामला हो रहा है ना, ये एतमाद का वोट लिया जा रहा है, इसमें ज़ाहिर है उसमें लिखा हुआ है कि एतमाद के वोट के मौके पर आपने अपने पार्टी के डिसिप्लिन को रखना है। लेकिन में एक फ़ैसला आ चुका है, वो फ़ैसला ये आ चुका है कि आशा गुलाली ने जब शाहिद खाकान अब्बासी को वोट दे दिया, जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब लड़ रहे थे, बिल्कुल, उस पर PTI ने, चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा एक रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा को भिजवाया। सरदार रज़ा ने बाकायदा हेयरिंग कर रही, तमाम सुनने के बाद वो आशा गुलाली के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के जद में नहीं आती। उसके बाद इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त भिजवाई, अपील की, वो भी दस्तखत इमरान खान के थे। तो जब चीफ जस्टिस साकिब ने सारे लिखा कि ये मैलाफाइड रेफरेंस है, उसकी मर्जी है, वोट दिया ना दिया, आप कौन होते हैं इतराज़ करने वाले। वो पार्टी बरकरार रही, इसके बाद वो असम्बली डिज़ॉल्व हो गई 2 साल बाद। लेकिन मसला ये होता है कि अगर ये जाए तो इसमें आइन में काफ़ी गुंजाइश है कि अगर वो उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि पार्टी उनको खारिज कर सकती है, पार्टी खारिज कर सकती है, लेकिन MNA रहेंगे, वो MNA की शिप ख़त्म नहीं होती। इसके लिए जब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और मिसिस सितारा अयाज ने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की, उन्होंने पार्टी से खारिज कर दिया और बाकायदा सेनेटर रही, वो 2 साल सेनेटर रही, अभी परसों रिटायर्ड हो जाएगी 11 मार्च को। तो लेकिन ये सारे मामला इस तरह से चलते रहते हैं। इसमें जो आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैं निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऐसा कोई ख़ानदान गुलामा के क्लब नहीं है। वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और कौमी असम्बली को मेंबर को इस तरह ख़ानदान गुलामा की तरह नहीं कोई निकाल सकता। तो ये सारे मामला हैं। इसमें सरदार रज़ा ने बहुत शानदार, जी इससे पहले ये एग्जांपल मौजूद है, सरदार रज़ा साहब ने बहुत ज़बरदस्त फैसला लिखा है, बहुत ज़बरदस्त, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको तायद कर दी, तौसीक कर दी। सरदार रज़ा के हाथ का लिखा हुआ फैसला था। तो इस साकिब ने सारे लिखा कि बदनीति पर इस तरह के जो रेफरेंस आएंगे वो खारिज कर दें, उसकी नहालियत के ज़िम्मे में वो नहीं आते। तो अब वो अगर इस तरह से अपने आप देते हैं कल को, लेकिन बहरहाल हमें अपने कौमी असम्बली के मेम्बरान पर तो इतना उनकी अपनी मर्जी है, जिसको चाहे वोट दें। लेकिन एक और बड़ी बात मैं छोटा सा अर्ज कर दूँ कि NA 75 के इलेक्शन पर यह बहुत अच्छा हो गया कि वो जनाब उनके जो असद मल्ली साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन है जो कागजात जमा करवाने हैं, तो ये मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे, उनको अपना इलाका छोड़ देंगे। वो इतने डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन के पाकिस्तान ने इकट्ठे कर लिए हैं, और चीफ सेक्रेटरी और IG के जो स्टेटमेंट हैं वो भी आ चुके हैं। तो ये अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और हम वहाँ कागज़ जमा करवाएंगे। तो फिर कागज़ जमा होंगे तो फिर उनको अकल ठिकाने आ जाएगी। और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हद तक मुझे ही मालूम है कि वो किस तरह के कागजात जमा हो रहे हैं। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने लिख कर दे दिया है कि हमें रात को कहाँ रखा गया और कौन लेकर गया। इसके बाद PTSL के जो उनके तमाम डाटा जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ने हासिल कर लिया, और तमाम रिकॉर्ड, गुफ्तगू, सब चीज़ें उनके पास है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर देनी है। और इसके बाद जिस अंदाज से वो बात आगे बढ़ेगी तो फिर इनकी शक्लें जो है आप देखने वाली हो जाएगी। यानी कि इसमें इस वक्त PTI को सुप्रीम कोर्ट जाना NA 75 में महंगा पड़ सकता है, बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब नुकसान क्या साबित हो गया, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। राइट, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, ब्रिगेडियर साहब को कमेंट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो जिस तरह की खबरें आती हैं, इदारों को मलाइन किया जाता है और तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो अवाम ये समझते हैं कि हमारे इदारे जो इतने मोतबर हैं वो इस तरह के फ़ैसले करते हैं कि जो कि अब ये समझा जाता है कि वो शायद अवाम के मुफाद में नहीं है। लेकिन ये हमने देखा है कि फ़ैसला जिसके हक में आ जाए वो अच्छा कहेगा, जिसके खिलाफ आ जाए वो बुरा कहेगा। तो इसी एक फ़ैसले का रेफरेंस दिया जा रहा था जो NA 75 के हवाले से था। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने तो वो आउट नहीं किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या कहा, IG ने क्या कहा, और इसके अलावा उनके पास वीडियोस, ऑडियोस, स्टेटमेंट्स क्या क्या है, लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और इलेक्शन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगा तो ये सब भाग जाएंगे, ये तो इनको नुकसान हो सकता है। देखिए ठीक है, अगर वहां पे इदारों ने ये जो प्रोविंशियल इदारे हैं, RPO, DPO, IG, इन लोगों ने अगर कोऑपरेट नहीं किया है, गलत काम किया है NA 75 डस्का में, तो बिल्कुल और इलेक्शन कमीशन जो है वो समझता है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये गायब होना, ये तमाम जो है तो ठीक है, बिल्कुल जी ठीक, राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर जब ये मामला हेयर होता है, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, मुझे लेट्स गो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर अगर ब्रिगेडियर साहब आप इसके ऊपर आ जाएं, अगर क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर भी आप बात कर लें, क्योंकि कल का वक्त है और कल के बाद वजीर आजम इमरान खान होंगे नहीं होंगे इसका फैसला कल होना है। लेकिन जो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वहां पर तो ये कह दिया गया, एतमाद का इजहार कर दिया गया। आप क्या समझ रहे हैं, क्या इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ मुझे इमरान खान सेल थ्रू करेंगे कल के कॉन्फिडेंस वोट में जो वो ले रहे हैं, और वो अगर चंद लोग जिन्होंने वाकई पैसे पकड़े हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो खड़े नहीं होंगे, अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगे, वो बिल्कुल क्राउड में बैठे रहेंगे कंप्लीट ग्रुप में, क्योंकि एक दफा वो अपने आप को वो खड़े होकर उन्होंने एक्सपोज कर दिया और वहां पे तो लंबी चौड़ी बहस शुरू हो गई और तल्ख कलामी शुरू हो गई, तो फिर वो पाकिस्तानी आवाम के सामने दे विल बी वेरी बैडली एक्सपोज। वो फिर कैसे अपने आप का मुंह छुपाएंगे कि भाई ये वो लोग थे, चाहे पैसे लिए या नहीं लिए, बट ये लोग थे जिन्होंने पार्टी के अंदर जो है वो आप उनके बगावत की या पार्टी के इंटरेस्ट के ये तो फिर पार्टी के अंदरूनी मामलात ऐवान में भी आ जाएंगे, ऑपोजिशन तो होनी नहीं है, तो यानी कि हुकूमत वर्सेस हुकूमत ही होगी। वो लोग खड़े नहीं होंगे, वो खड़े नहीं होंगे बिकॉज दे डोंट वांट द पीपल टू नो के ये वो लोग थे जिन्होंने इस सारी गड़बड़ की। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आप क्या समझ रहे हैं, वजीर आजम साहब एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे, और जिन लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में वोट नहीं दिया क्या वो प्राइम मिनिस्टर को वोट दे देंगे? और वजीर आजम साहब ने इससे पहले एग्जाम्पल सेट की थी कि 20 लोगों को निकाल दिया था जब 2008 के इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं दिया था। इस वक्त उन्होंने उन लोगों को ना तो आइडेंटिफाई किया है ना उन लोगों को निकाला है, सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ऐसा किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर जो टर्न लिया है, उन्होंने कहा जी आप मेरे हक में वोट दे दे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। वो यानी इन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी की है कि मैं आपको नहीं छेड़ूंगा। भाई क्या वो कोई लड़की है वो जो छेड़ेंगे उनको? आप लफ्ज़ इस्तेमाल देखा ना कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपको नहीं छेड़ूंगा। यार कमाल, यार बात तो सब कर रही हो, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भाई लफ्ज़ भी अच्छे इस्तेमाल कर लिया करो। ये कह देते हैं मैं दरगुजर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। एच दे दें। अब इतनी ज्यादा सीरियस क्रिटिसिज्म आप देखें कि इतना किसी का कद काट होगा कि रज़ाकराना तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया है। ये तो प्रेप लेना था ना, वो तो आईनी तौर पर मजबूर हो गए थे। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो खत लिखा है, जो रेफरेंस भेजा, उसकी दीवार तो पढ़ लें आप। उसमें यह लिखा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप एतमाद खो चुके हैं पार्लियामेंट का, तो आप एतमाद का वोट हासिल करें। उन्होंने आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के ज़रिए जो ख़त लिखा है, रेफरेंस भेजा है, उसकी ये है कि जनाब आप एतमाद खो चुके हैं। अब जिन लोगों ने जो है, लोगों ने अगर डरने वरने की कोई बात कोई नहीं, अगर उन्होंने अगर जाने की बजाय ना जाने वहाँ झगड़ा फसाद होगा, लोग बैठे होते हैं तो अपने घरों में बैठे रहे। राइट कंवर दिलशाद साहब, ऑपोजिशन नहीं जा रही तो ये तो सिर्फ हुकूमत ही होगी, हुकूमत ही ऑपोजिशन, हुकूमत ही ये बेनिफिशरी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये रवायत कोई अच्छी है कि ऑपोजिशन तो होगी नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पे? नहीं, पहली बात है कि
पाकिस्तान की तारीख में कई बड़े बड़े अनोखे वाक़े हो रहे हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद, वो बड़ा अनोखा वाक़ है, और दूसरा ये जो अब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप एतमाद का वोट ले लें, तो ये भी एक अनोखा वाक़ है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस तरह से एतमाद का वोट नहीं लिया गया। इसलिए एक नई से नई बातें रवायत पैदा हो रही है, जमहूरियत बड़ी अच्छी तरीके से कामयाब हो रही है। लेकिन बहरहाल जो जिनके 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया, उनकी मर्जी है, घर बैठे रहे, ना जाएं, पार्लियामेंट की मर्जी है उनकी, चले गए तो फिर वोट कास्ट करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी बात करूंगा कि 79 NA की जो बात है कि उसमें जो PTI ने पहले दिन कहा था, उसका मशहूर का मेन हिस्सा था सबसे बड़ा कि हम दायरे मजबूत करेंगे। क्या उसमें कितने दायरे इन्वॉल्व हुए थे? क्या उस मसले की वजह से क्या मशहूर का एक भी इन्होंने पॉइंट पूरा किया जिससे लोग डिस्टर्ब हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी हार माननी चाहिए और गलती तस्लीम करते हुए अपनी बेहतरी तरफ चले, बजाय इसके इदारों को तनकीद का निशाना बना के। कोई भी तस्लीम नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब, ऑपोजिशन नहीं जा रही कल जी ऑपोजिशन नहीं जा रही ब्रिगेडियर साहब, कल जब वजीर आजम एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, इसके ऊपर आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। क्विकली, ऑपोजिशन मेरा ख्याल है उनको एक्चुअली जाना चाहिए था, बैठना चाहिए था, लेकिन वो मेरे ख्याल है राय फरार जिस तरह को उर्दू में कहा जाता है उन्होंने इख्तियार किया है। उनको मालूम है कि सेल थ्रू कर देंगे प्राइम मिनिस्टर। नंबर 2 ये है, मैं लास्ट ये पॉइंट कहूंगा, हमें अफसोस इस बात का हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से कितने आला फैसले आते हैं, कितने आला एडवाइसेस आते हैं। अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जगह होता तो मैं कहता हूँ सारी रात मैं जागते रहता, सारी रात नादरा को और ये तमाम इदारों को बुला लेता कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी है, मुझे ये सुबह होने से पहले ये चाहिए बैलेट पेपर जिन पे ट्रेसेबिलिटी हो। सुप्रीम कोर्ट की राय पे ना अमल करना, उसको पेंड कर देना आगे मुस्तकबिल के लिए, इट हैज नॉट गॉन वेल विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर, जो काम आपकी पार्लियामेंट के करने के थे और इस हुकूमत के करने थे, और ना पार्लियामेंट वो कर सकी, ना ये हुकूमत 2.5 सालों में कर सकी। आप एक रात में इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड कर रहे हैं कि एक रात में वो ये सारा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? सॉरी टू से, आप किस दुनिया में रहते हैं आप कि रातों रात कैसे वो चाक था इलेक्शन कमीशन में कर लेता? उसने अपना आईनी हक पूरा किया। मेरी राय है जी ठीक है, कौन सा चढ़ा के जैसे हो जाता। जी इलियास मजीद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक हमीद साहब, आपका भी शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब, आपका भी शुक्रिया। नासरीन, कल एक यकीनन अहम दिन है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। यहाँ फैसला होगा, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, और उसी फैसले के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।